वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। स्वागत है आपका। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट, उसका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका एक लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन या किसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं, और केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तब उसको लिखने के बाद हम जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम केमिकल इक्वेशन में जब लिखते हैं तो उसको फॉर्मूला और कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जब केमिकल इक्वेशन बन जाती है तो या तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी या अनबैलेंस्ड होगी। अगर बैलेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अनबैलेंस है तो हमें उसको बैलेंस करना है। और बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि ड्यू टू ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये मैंने पढ़ाया था। क्योंकि जितना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना मास को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी वजह से किसी ना किसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर वो अनबैलेंस है तो बैलेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए वहीं पर हमने खत्म किया था और आज हम शुरू करते हैं कि कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। आइए समझते हैं। तो हम बस आज हमारा टॉपिक होगा टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले रहे थे, कोई भी मैग्नीशियम रिबन था, यानी मैग्नीशियम मेटल था, उसको अगर मैंने गर्म किया, ऑक्सीजन वो लेगा, इसको अगर मैंने हीट दी तो क्या बनता है मेरा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब ये देखिए मेरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने बताया था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो निकल के आता है रिजल्ट वो उसका प्रोडक्ट कहता है। दोनों में ईच एंड एवरी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम का तो एक एटम है और यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, ठीक है। पर यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। तो ये क्या हो गई मेरी? दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मेरी हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस तो करना ही करना है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अनबैलेंस नाम की कोई चीज होगी ही नहीं, ठीक है। अब बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस में किस प्रकार कर दूं? तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की कुछ स्टेप्स है। आइए उन स्टेप से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेप 1। पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप ये है कि जो भी इक्वेशन आप जिसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो पहले उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, आइदर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट which has maximum numbers of atom, maximum number of atom either in reactant or in product। या तो रिएक्टेंट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा या फिर प्रोडक्ट में हो। तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टेप 1 हमारी यहाँ पर हुई। अब स्टेप 1 में मैंने क्या किया? उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया। तो कितने एलिमेंट है इस मेरी इक्वेशन में? टोटल 3 है, मैग्नीशियम दो ही है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन। तो किस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन के। कितने? 2, ठीक है। इधर एक ही है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आया? वो ऑक्सीजन, वो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। चलो यहां तक तो ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 प्रीफिक्सिंग मतलब पहले लगाना होगा। प्रीफिक्सिंग द नेचुरल नंबर ठीक है, इन फ्रंट ऑफ या with the compound
prefixing the natural number with compound, prefixing the natural number with compound with element along which is along with the compound, which is along with the compound। यानी कि समझिए, यानी कि उस नेचुरल नंबर को प्रीफिक्स कर देना, किसको, किसी भी नेचुरल, प्रीफिक्स एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रीफिक्स एनी नेचुरल नंबर विद द एलिमेंट विच अलोंग विद द कंपाउंड, विद जो कि एलिमेंट, देखिए मान लीजिए सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब मेरे को इसको बैलेंस करना है तो इधर बैलेंस करूंगा, प्रीफिक्सिंग एनी नेचुरल नंबर विद एलिमेंट विच अलोंग विद द कंपाउंड। अब इस एलिमेंट को प्रीफिक्स करना है किसके साथ, ये कंपाउंड बन गया मेरा एक, अब इसको बैलेंस करना है तो कैसे करूंगा मैं, अब इसको बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ 2 है तो मैं ऑक्सीजन भी 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और मैग्नीशियम, अब ये सेकंड स्टेप तो मेरी खत्म हो गई, ठीक है, प्रीफिक्सिंग एनी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को करना है, यानी 2.1 मत कर देना यहाँ, या 2.2 नहीं करना है, 2.3 नहीं करना, कोई रैशनल नंबर हमें यूज नहीं करना है, केवल नेचुरल नंबर यूज करना है, होल नंबर भी नहीं, जीरो भी यूज नहीं कर सकते, केवल नेचुरल नंबर ही यूज करेंगे। इसको प्रीफिक्सिंग का मतलब होता है आगे लगाना, प्रीफिक्सिंग एनी नेचुरल नंबर विद एलिमेंट विच अलोंग विद द कंपाउंड, ठीक है, उस एलिमेंट के आगे लगाना है जो कि जिस कंपाउंड के साथ हो, ये कंपाउंड है मैग्नीशियम, इस एलिमेंट के आगे लगाना, पर एलिमेंट के यहाँ पर नहीं लगा सकते, ये पूरा एक कंपाउंड, इसलिए हमको कंपाउंड के आगे ही प्रीफिक्स करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो मेरा स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 देखिए अब क्या करना है, ठीक है। स्टेप 3 में देखिए बैलेंस अदर एलिमेंट, balance other element which is along with the compound which is prefixed in step 2। यानी कि स्टेप 2 में मैंने जिस कंपाउंड को प्रीफिक्स किया है, बैलेंस तो अदर एलिमेंट जो कि जैसे इसके साथ है, प्रीफिक्स अदर एलिमेंट, बैलेंस अदर एलिमेंट, अब अदर एलिमेंट को मुझे बैलेंस करना है विच इज अलोंग विद द कंपाउंड विच इज प्रीफिक्स्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने किसको प्रीफिक्स किया, इस कंपाउंड को किया, इसमें अब दूसरा एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम। अब यहाँ पर अब इसको मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया 2, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ, कहाँ पर, रिएक्टेंट में, तो ये अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये भी मेरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टेप 3 मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 4 मेरी होगी, अब यहाँ पर तो इतने ही एलिमेंट है, अगर मान लो इससे ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है, तो रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2, रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 को आप वापस रिपीट कीजिए टिल बैलेंस द होल इक्वेशन, और टिल बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, टिल बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को तब तक हम इस प्रकार स्टेप 1 और स्टेप 2 को रिपीट करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, हमारा फाइनली स्टेप 5 जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा चेकिंग का, चेक दैट ईच एलिमेंट इन बोथ साइड, each element in both sides are balanced, और बैलेंस का मतलब having equal number of atoms,
ये मेरी लास्ट स्टेप है, यानी चेक दैट ईच एलिमेंट इन बोथ साइड्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम। अभी मेरी लास्ट स्टेप है, इसमें मैं चेक कर लूँगा। चलिए अब हम एक बार चेक कैसे कर सकते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ में मेरा देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, ठीक है, ये मैं लिख दिया। सेकंड में लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में मेरा कितने एटम है, और फिर लास्ट में लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। वेरी गुड, जो बनता हो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने, शाबाश। अब यहाँ पर हम लेते हैं, अब मेरे एलिमेंट क्या है, पहला मैग्नीशियम देख लीजिए Mg। नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम है उसके, 2 हो गए, यहाँ 2 लगा इसलिए, और इधर इसमें कितने हो गए, इसमें भी 2 हो गया। चलिए अगला कितना है, ऑक्सीजन, 2 ही है मेरे पास, O, ठीक है, ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसको सिंबल O लिख रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम कितने इसमें, इधर 2 हैं, और इधर भी 2 हो गए। अभी दोनों बैलेंस है, जितने हमारे रिएक्टेंट के अंदर एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में, यानी कि मेरी इक्वेशन बैलेंस है। इधर भी 2, इधर भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, यानी इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहाँ तक तो ठीक है, ये होगी मेरी 6 स्टेप। अब एक और स्टेप जो मेरी आती है वो क्या होती है, 6वीं स्टेप जो होगी वो ये होगी कि मुझे जो कंडीशन है इस रिएक्शन की, ठीक है, जो कंडीशन है वो रिएक्शन, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या टेम्परेचर हो या कोई हीट मैंने प्रोवाइड करी हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए, उसको मैं इस एरो के ऊपर लिखता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, इस एरो के ऊपर लिखता हूँ। तो ये मेरी होगी लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप होगी 6th। इसको मैं रब करता हूँ, लास्ट है मेरी स्टेप 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, या इसको मैं मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको इजी रहेगा लिखना, ठीक है। स्टेप 6, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर कॉमा प्रेशर एंड एनी कैटलिस्ट अबव द एरो, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, जो हमारा एरो है, वापस मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मेरा हो गया 2 MgO, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हीट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो टेम्परेचर और प्रेशर और कोई की अगर कैटलिस्ट होगा उसको उस एरो के ऊपर लिखना है, तब ये मेरी पूरी इक्वेशन बनती है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है, वो हमारा होगा स्टेप नंबर 7, वो भी मैं लिखूंगा। तो अब लास्ट क्या है, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले अगर यहाँ पर एक वर्ड आया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट तो नहीं करते, पर उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो अगर कोई कैटलिस्ट यूज होता है उसको हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप ये रहेगी इसकी, किसी भी इक्वेशन की, स्टेप 7। स्टेप 7 ये रहता है कि कोई इक्वेशन अगर बन गई, अब ये बन गई, उनकी स्टेट लिखनी है, उसकी फिजिकल स्टेट उसकी हमें लिखनी है, ठीक है। राइट डाउन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस in both reactant and product, ठीक है। यानी कि उसकी स्टेट ऑफ द सब्सटेंस लिखें। स्टेट ऑफ मतलब कितने स्टेट होते हैं सब्सटेंस की, किसी मैटर के 3 हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर एक और होता है एक्यू भी होता है, एक्वेस इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर। अब कौन कौन से वो सब्सटेंस होते हैं देखिए, एक होता है एस, मैं लिख देता हूँ एस अगर सॉलिड है तो, एल हम लिखेंगे अगर लिक्विड है तो, और जी अगर गैस है तो, और एक और हम पढ़ेंगे अभी ए क्यू,
AQ का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको AQ लिखेंगे। G का मतलब गैस, L का मतलब लिक्विड और S का मतलब सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, S लिख दूंगा, प्लस ऑक्सीजन था मेरा, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको G कर देता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिखना उसको, ठीक है। और MgO क्या है, ये मेरा अभी सॉलिड बना तो मैंने S लिख दिया। तो राइट डाउन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन बोथ रिएक्टेंट एंड इन बोथ इन ब्रैकेट, ठीक है। इसको इन ब्रैकेट कर देते हैं इसको। इन द ब्रैकेट, ठीक है, इन द ब्रैकेट एट बोथ साइड, एट बोथ साइड, ठीक है। राइट डाउन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन द ब्रैकेट एट बोथ साइड रिएक्टेंट एंड, ठीक है। तो अभी हमने जो स्टेप हमने चालू की थी वो क्या समझा हमने, किस प्रकार अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, उनका हमने कुछ स्टेप समझी। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। अगर आयरन वाटर से क्रिएट कर जल, ठीक है, तो क्या बनता है, Fe3 प्लस H2, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके स्टेट ऑफ मैटर मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं इसको सॉलिड लिख दूँ S, इसको मैं G कर देता हूँ, गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में अगर जुड़ता है, ये मेरा सॉलिड है और ये मेरा गैस है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका आइए एक बार मैं समझाता हूँ। अब देखिए कि मैंने क्या कहता, पहली स्टेप क्या थी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। अब पहली स्टेप ये थी, तो किस में, रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, किसी एक में नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ आइटम किसका था, किस एलिमेंट के नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है और किसी भी एलिमेंट के 4 नहीं है, ना इधर ना इधर, तो 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो मैंने इधर इसको 4 कर दिया, ठीक है। और अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 8 हो गया, 8 हो गया। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं, हाइड्रोजन मेरा बराबर आ गया, क्लियर। अब बचा मेरा आयरन, Fe का मतलब आयरन, आयरन इधर 3 है, इसको 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ तक मेरा ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस प्रकार कोई सी भी अगर इक्वेशन आपको बैलेंस मतलब अनबैलेंस इक्वेशन दी जाए तो आप बैलेंस कर लेंगे। इस एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है, उसको आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बिल्कुल। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब कुछ और इक्वेशन है जो मैं आपको देता हूं, अब आप चाहिएगा, मैं चाहूंगा करें आप वापिस। चलिए जैसे ये CO, देखिए मैंने एक चीज और बोली थी कि कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर उसमें अगर टेम्परेचर या प्रेशर या कोई कंडीशन, कोई कैटेलिस्ट अगर हमारा यूज हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको एरो के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको 2 इक्वेशन वैसे देता हूं जो कि जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए वो दो इक्वेशन कौन कौन सी है, देखिए एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर मैं हाइड्रोजन की अगर क्रिएट कराऊं तो ये बनेगा मेरा CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब ये मेरा क्या है, इसमें स्टेट लिख देता हूं मैं, ये मेरी गैस है प्लस ये भी मेरी गैस है, और फाइनली CH3OH जो बनता है ये मेरा लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये L है। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब इसमें क्या, अब गैस से लिक्विड बनना, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर इन्वॉल्व हुआ है, यानी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था अपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कि हम कोई भी मटेरियल टीनी पार्टिकल से बनता है, उन पार्टिकल को अगर पास लेके आ जाए प्रेशर देकर तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया। कितना प्रेशर लगाया, मैंने लगाया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने इतना लगाया। और इससे मेरे को ये इक्वेशन बैलेंस है, देखिए 3 और 4 है, हाइड्रोजन तो 2 लगा दूंगा तो हो जाएंगे, ऑक्सीजन है, कार्बन है, यानी कि मेरी भी बैलेंस है। अब एक और इक्वेशन में देता हूँ जिसमें जनरली एक और इक्वेशन है जो प्लांट्स यूज करते हैं, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में लेते हैं, वाटर लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, और क्या बनता है उससे, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। प्लस प्लांट्स में क्या देखते हैं, ऑक्सीजन, प्लस H2O भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन आप बैलेंस करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बैलेंस कर दीजिएगा आप, ठीक है। ये गैस के फॉर्म में रहता है, ये इक्वेशन के फॉर्म में रहता है, AQ लिखता हूँ मैं, एक इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन इन वाटर, AQ का मतलब, ठीक है। तो ये हम लिख दिया हमने। इसमें कोई ना कोई एक एटमॉस्फेयर कैटलिस्ट यूज होता है, जनरली क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल। क्या यूज होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम यूज करते हैं। और क्या होती है, सनलाइट, टेम्परेचर सनलाइट का यूज करता है, कौन यूज करता है, प्लांट्स सनलाइट का यूज करते हैं और क्लोरोफिल का यूज करते हैं। तो ये क्लोरोफिल क्या हो गया, क्लोरोफिल मेरा कैटलिस्ट हो गया। मैंने कहा था कोई किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैटलिस्ट का यूज होता है, दैट इज ए कैटलिस्ट। एंड लाइट, तो मेरा टेम्परेचर लाइट की यूज, सनलाइट मैंने यूज हुई। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म कर सकते हैं। इसको भी हम बैलेंस करते हैं। मैं चाहता हूँ ये आप बैलेंस करें इस इक्वेशन को। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन पे आ गए, उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन वापस अगर बैलेंस है तो ठीक, नहीं अनबैलेंस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने की कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स मैंने समझा दी थी आपको। अब स्टेप्स बैलेंस करके समझा दी मैंने, स्टेप्स बैलेंस होगी तो मैंने बताया था कि जो एयर है उसके ऊपर इधर उसके टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और पर्टिकुलर ईच एंड एवरी कंपाउंड का या एलिमेंट का उसकी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर मुझे लिखनी पड़ेगी, इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस और AQ यानी इक्वेशन एंड सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन जनरली होती है, तो बहुत टाइप की केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस होती है, बट जनरली हम जो पढ़ेंगे वो मैं अब राइट डाउन करता हूं। क्या पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कितने टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती है जो हमारे चैप्टर, हमारे सिलेबस में है, और हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर, तो पहले मैं पूरी बता देता हूँ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा पढ़ेंगे हम एंडोथर्मिक। पांचवा पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला होगा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर मेरा सातवां रहेगा प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, और लास्ट रहेगा मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको मैं रेडॉक्स भी बोलता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके फिर इसमें अभी हम दो चीज़ें और पढ़ लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स में, या जो जनरली हमारी जनरल लाइफ में हम देखने को मिलता है, तो कोरोजन और रैन सीडीटी, ये दो हमारे, इसको मैं समझूंगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, केमिकल रिएक्शंस। इसको मैं केमिकल इक्वेशन की जगह केमिकल रिएक्शन लिख दूं यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा। केमिकल रिएक्शन, कितना टाइप की केमिकल रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक,
डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्सिएशन, मतलब उसी को हम रेडॉक्सिएशन भी बोलते हैं। वन बाय वन हम एक एक पढ़ करके पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या चालू करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बिल्कुल मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है किस प्रकार ये रिएक्शंस होती है। मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूले की बेस पे मैं समझाऊंगा कि ये इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप इतना इजीली उसको समझ जाओगे कि आपको बिल्कुल याद करने की और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चालू करते हैं। जो हमारी पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। दो एलिमेंट या कंपाउंड या उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूं। क्या है इसका फॉर्मूला? क्या है? देखिए फॉर्मूला सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। इसको फॉर्मूले के हिसाब से हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है? मान लो कोई दो केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट है, केमिकल सब्सटेंस है 2 ए और बी, वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन गए ए बी। ये दोनों में क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से दो, और ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। तो ये मेरा है फॉर्मूला इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ में आ गया? बहुत बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, कोई सिंगल प्रोडक्ट बना ले, उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन। मतलब नाम से ही पता, देखिए नाम से कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। दोनों एलिमेंट, दोनों कंपाउंड को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया, बस दैट इज सिंपल। या ए और भी कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। देखिए कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं अपन। एग्जांपल देखते हैं जैसे कि क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जनरली चूना जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। चूना जनरली यूज होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस इसको अगर मैं पानी में मिला दूं, इसके अंदर पानी में डाला दूं, तो मेरा केवल एक ही बनता है प्रोडक्ट, उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, ये मेरा एक्वेसिस होता है, ये मेरा वाटर लिक्विड होगा, और ये मेरा सॉलिड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा ये क्विक लाइम में अगर वाटर गिरेगा तो कितने रिएक्टेंट हो गए? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट बना। कौन सी रिएक्शन? अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को क्रिया कराई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस कर लो। ऊपर वाला बैलेंस है, ये वैसे ही देख लो। ठीक है, बैलेंस कर लिया हमने, तो ये क्या बन गया मेरा? ये कौन सी इक्वेशन बन गई? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला, इसका हम क्या लिखते हैं? अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन देखिए याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो हमने पढ़ा है वही हमको लिखना है। वो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन की ए रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या? एक रिएक्शन है इन विच टू और मोर सब्सटेंस बोल लीजिए, या एलिमेंट बोल लीजिए, कंपाउंड बोल लीजिए, टू और मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स बोल लीजिए। मैं सब्सटेंस लिख देता हूँ क्योंकि सबके लिए कॉमन वर्ड है। टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन के कंबाइन वर्ड आंसर आ गया, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वो रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब हमें कहीं रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, वो मेरी क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। वेल एंड गुड। अब इसका कोई एग्जांपल देना चाहें, आप भी दो एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं एक आध एग्जांपल और लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर की वाटर रिएक्शन देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? H2O, मेरा वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ये मेरी क्या है? गैस है, ये भी गैस है। इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा, या ये 2 हो गए तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है,
और क्या हो सकता है, अगर मैं कार्बन को बर्न करूं, कार्बन को जलाऊं, कोयले को अगर जलाऊं तो क्या बनेगी, CO2 गैस बनती है। तो बहुत सिंपल एक एग्जांपल, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जांपल किसी कॉम्बिनेशन एक्सी, कार्बन के साथ अगर कोयले को मैं ऑक्सीजन में जलाऊं तो क्या गैस निकलती है मेरी, CO2। देखिए सिंगल प्रोडक्ट है, ये क्या होगी मेरी गैस, ऑक्सीजन क्या, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कौन सा निपट गया, ये कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।